नाजीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक बार जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताए। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलावा में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वे अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ भी उससे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाजियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनाने की कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। अपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाजीवाद सिर्फ इस इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। वह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था विचारों की एक पूरी संचार का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाजीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले यह हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज से डरे हुए थे। ये चित्र एक में हिटलर के मध्य और ग्लोब बाएं सरकाई बैठ के बाद बाहर निकलते हुए 1932 में चित्र दिखाया गया है। 1945 में जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मित्र ग्लोब्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत की शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने। नए शब्द मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, हिटलर और जापान का मिलकर सामना किया। मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ गए थे। इस उसके अपराधों की वजह से गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? नाजी शब्द जर्मन भाषा की शब्द नाजियोनाल के प्रारंभिक अक्षर को लेकर बनाया गया है। नाजियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी का नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख
पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितनी ही राजनीतिक विरोधी को भी मौत की नींद में सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज जैसे कत्ले खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उनके बर्बर और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह पहले का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरने उसने भी नाजी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था ये चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र दिखाया गया है वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी की शुरुआती साल में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंचा जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इसे खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मन की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई संविधान में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, इधर ऊपर डेनमार्क, उत्तरीय क्लेस्विग, उधर लिथुआनिया, डेनिज, पूर्वी प्रशा जर्मनी का भाग था, पश्चिमी प्रशा, पोसेन, पोलैंड, अपर सिलेसिया जर्मनी, राइनलैंड, बेल्जियम, लॉरेन, फ्रांस, सारलैंड, एल्सेस। जो चित्र में जर्मनी वाले 1914 में स्थान दिखाए गए हैं। उसके बाद ये पोसेन, प्रशा और लेरेन जर्मन से ले ली गई जमीनें हैं। लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण वाली जमीनें हैं जो जर्मनी में दिखाई गई हैं, और ये बीच में जो खींची हैं सफेद वाली भी सैन्य क्षेत्र से आई हैं। ये चित्र 2 वर्साय की संधि के बाद जर्मनी ने इस नक्शे में आप इन इलाकों को देख सकते हैं जहां जो संधि के बाद जर्मनी के हाथों से निकल गए थे कि पराजय के बाद विजयी देश ने उस पर बहुत कठोर शर्त थोप दी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुए शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इसी संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयले भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार गिल्ट क्लाज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उसे पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20
के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों को का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का असर, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमों के लोग थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमले का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोप समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूल्हे से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलेबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में बेल्शेविक क्रांति का तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी नए शब्द हर्जाना, किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, खदंग युद्धों के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। ये चित्र में दिखाया गया है। चित्र 3 स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य। प्रेसियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918 से 1919 के जड़ों में बर्लिन की सड़क पर आम लोगों को ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था। विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मौजूद मजदूरों और नाविकों को सोवियतें बनाई गई। बर्लिन की राजनीति माहौल में सोवियत की शासन व्यवस्था की हिमायती के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार के शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन को मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी का नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्रवादी दोनों ही खेमों रेडिकल संसाधनों के लिए आवाज उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी का पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा
था। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी ने स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और जवाब में फ्रांसीसियों के जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी, ये चित्र 4 में दिखाया गया है, वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरी और ठेलों में कागज के नोट लदे जा रहे हैं। 1923 में जर्मनी मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापा कि उसकी मुद्रा मार्क की मूल्य तेजी से गिरने लगी। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी। रेखाचित्र में जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी से नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन कर रह गया। इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमत बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। चित्र 5 में रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग। 1923 में जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत की ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआती थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसे खींचते जा रहे थे। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पाद 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूरों या बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी चिट्ठी तक थी गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे नए शब्द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार। चित्र 6 में लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की उम्मीद रहती थी, न ही ठौर ठिकाने की जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती तो इसके लिए भी उन्हें पैसे देना पड़ता था। खत्म हो रहे थे। युवा वर्ग अपराध गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट के लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया गया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर में वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप,
हो जाने से छोटे मोटे व्यवसाय स्वरोजगार में लगे लोगों और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगार की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसान का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादक की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया है, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। नए शब्द सर्वहाराकरण, गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, हिटलर का उदय, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवाया दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कारपोरलर बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मनी सेना की पराजय न तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मनी वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसी योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक की शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपोगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के चित्रसाथ में न्यूरमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत 1938 में किया। नए शब्द प्रोपोगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टर, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से। चित्र 8 में न्यूरमबर्ग रैली 1936। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रतिनिष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले।
थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और इससे उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वो अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय में वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मनी समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। चित्र 9 में हिटलर द्वारा SA और SS कतारों के सामने भाषण यहाँ लंबी और सीधी व कतारों को देखिए। इस तरह के चित्र के माध्यम से नाजी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। हिटलर के राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियों की जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता की तबाही से उबरने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसा समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का आसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वस्त। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। जब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूससलाडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी को बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दिया गया। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशियों पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने पर निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स SA के अलावा गुस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस, SS अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD की भी गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं के वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया
किसी को भी बंद किया। नए शब्द कंसंट्रेशन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली की करंट दौड़ाते कटीले तारों से घिरे रहते थे जा सकता था। ये नए रास्ते किसी भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाल दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। चित्र 10 में पोस्टर में घोषणा आपकी पाक्सा बागान। इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती है कि अब आप आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार्क साक्स को सौंपी। साक्स ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की फारपैक्स वैगन इस योजना की देन थी। विदेशी नीति ने के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ा लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। उस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लग रहा था कि नीयत अब पलटने वाली है। पीले वाले जो हैं बेहतर जर्मनी को, लाल वाले हैं जो धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश हैं, जर्मन कब्जा वाले हरे रंग वाले इलाके हैं, इटली वाले जो पैरेट कलर हैं इटली और इसका इलाका है, और ये जो नीले रंग के हैं तटस्थ देश हैं। ये अटलांटिक सागर के बगल में आयरलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, स्लोवाकिया, अल्बानिया, नीचे ग्रीस, भूमध्य सागर, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मॉस्को, रूस, पुर्तगाल, आयरलैंड, इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, काला सागर, कैस्पियन सागर, बुल्गारिया, काला सागर के नीचे तुर्की, सीरिया, इराक और फारस, ये बगल में सोवियत संघ, मोरक्को, अल्जीरिया नीचे। चित्र 11 में नाजी सत्ता का विस्तार यूरोप 1942 में हुआ। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाजी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं था। साक्स को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। यही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने और दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर
की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायुसैनिक के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मन को नोक चने नाको चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को आखिरी तक पीछा और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। यह घटना क्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वात्सल्य स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर के पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाजी जुल्मों की कहानी है। चित्र 12 में भारतीय समाचार में जर्मनी के हालत पर नजर दिया गया है। द हिटलर रिपोर्टेड डेड आयरन रूल इन जर्मन। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजियों ने अपराध किए हुए खास तरह का मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। स्रोत कप यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्सा में मिला है और न तोहफे में नियति ने यह उन्हें सौंपी है। उन जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। हिटलर सीक्रेट बुक द टेलफोर्ड टेलर्स। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबर का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए से ब्लांड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे नीचे पायदान पर आते थे। यहूदियों की नस्ल विरोधी यानी आर्यों की कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनकी बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर को नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्राकृतिक विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हार्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, वह यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने प्राची समाज में अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी और दुनिया पर वात्सल्य कायम करना है। हिटलर का विचारधारा का दूसरा पहलू लेबनाउम
या जीवन परिधि की भू राजनीति अवधारणा से संबंधित थी। वह मानता था कि लोग अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश की क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। क्रियाकलाप स्रोत को और ख को पढ़ें। इनमें हिटलर के साम्राज्यवादी मंसूबे के बारे में आपको क्या पता चलता है? आपकी राय में इन विचारों पर महात्मा गांधी हिटलर से क्या कहते हैं? नए शब्द डार्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वाले की शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग। ब्लैंड नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। इस सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूदा उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाजी शुद्ध और स्वास्थ्य नार्डिक आर्यों के समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वंचित थे। केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाजी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथेन ने जिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। चित्र 13 में पुलिस के पहर में ऑवस्विट्ज भेजे जा रहे जिप्सी 1943 से 1944 में केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया हो। इसके अलावा भी कई नस्लों थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और ऑश्वेट की पहले तो जर्मनी नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस में के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसान बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। स्रोत पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से तो कई महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसे विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ है। हिटलर मेन कॉफ पृष्ठ 644। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदी ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी अदातन हत्यारे और शुद्ध खोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनाने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। ये बाकी समाज में अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घोटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उन्हें खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयों ने उन्हें बचाने की एक रास्ता फिर भी दिया हुआ
था यह धर्म परिवर्तन का रास्ता। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस तरफ में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकाल सकता था। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दौरान दूसरे दौर से यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। नया शब्द जिप्सी जिप्सी का नाम श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर, बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्रायः गलियों के रूप में की प्रयोग किया जाता है। घेटो, किसी समुदाय की औरों से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता है। नस्ली कल्पना, लोक यूटोपिया। क्रियाकलाप अगले दो पन्नों को देखिए और इनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। आपके लिए नागरिकता का क्या मतलब है, अध्याय 1 और 3 को देखें और 200 शब्दों में बताया कि फ्रांसीसी क्रांति और नाजीवाद ने नागरिकों को किस तरह तक परिभाषित किया। नाजी जर्मन में अवांछित के लिए न्यूरमबर्ग कानूनों का क्या मतलब था, उन्हें इस बात का एहसास कराने के लिए वह आंशिक थे। अन्य कौन कौन से कानूनी कदम उठाए गए। युद्ध के साय में नाजी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना, लोक या आदर्श विश्व निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड को ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। उसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ने और जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सों में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इस इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ श्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घोटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों के बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये चित्र में यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी दिखाई गई है। मालवाहक गाड़ी। मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार 1933 से 1929। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने की कोई हक नहीं। न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार। सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय। यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकल जाना और यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री करना। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमला हुआ। यहूदी प्रार्थना घर सिनोगोजियस जला दिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ये चित्र 16 में पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए थी। चित्र 15 में
इस संकेत पट में ऐलान किया जा रहा कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। IST जज जजमेंटरी, इधर IST नो नॉट सेट्स बेड्स नॉर नॉर डे मनी। चित्र 17 में मेरे पास बेचने के लिए बस यही है, घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरा चरण दाड़बाबंदी, गेटो गेटो गेटोजाइजेशन 1940 से 1944। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लद्दुज और वारसा जैसे घेटो बस्तियों में संकट कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेट बस्तियों में वंचना, भूखमरी और गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। चित्र 18 में भागने की कोशिश के मौत यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों की करंट दौड़ता रहता था। चित्र 19 में गैस चैम्बरों के बाहर कपड़ों के ढेर दिखाए गए हैं। समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातनाओं, गिरोहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों से भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य यूरोप पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जिक और वैश्विक, सोबिबोर, त्रेब्लिंका, चेलमनो तथा माया दोदानोक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकी के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। चित्र 20 में एक यातना गृह दिखाया गया है। चित्र 21 में यातना गृह कैमरा मौत के मैदान को भी खूबसूरत बना सकता है। चित्र 22 में अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते दिखाए गए हैं। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। चित्र 23 यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र अर्नेस्ट हिमर न्यूरमबर्ग डेयर शर्टूमर 1938 द्वारा रचित डेयर गिफ्ट प्लीज में बिछैला मशरूम से पृष्ठ 7। चित्र का शीर्षक इस प्रकार है, यहूदी नाक सिर पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी के अंक 6 जैसा दिखाता है। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलानी बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाजीवाद के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाया और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में वांछित बच्चों को यानी यहूदी जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचलित नाजी विचार को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर से पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की
जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादारी, दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बनाता सकता है। जर्मन बच्चों को बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों की सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युग फोक में दाखिला करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्समियों व अन्य अवांछित से घृणा का सबक सिखाते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। चित्र 24 में बाकी बच्चों की हंसी ठिठोलियों के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। एलवीरा बाउल बाउअर, न्यूरमबर्ग, डेयर शटूमर, 1936। रचित टाउ कीनेम, जुड आउफ, ग्रुएनर हिद, इर्द बुल्दर बुश, फुर ग्राफ कद उद, कियोम ग्रीन हीथ में किसी यहूदी पर यकीन न करो, छोटे बड़े के लिए एक चित्र पुस्तक से। नए शब्द युगकोप, 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। क्रियाकलाप, अगर आप ऐसे कक्षा में होते तो यहूदियों के प्रति आपका रवैया कैसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जाने पहचाने वाले अन्य समुदाय के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने इस तरह की छवियां कहाँ से हासिल की हैं? स्रोत: 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाजी विचारधारा की शुरुआत प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडॉल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। डल्फिस शायर, द राइख एंड फॉलो अप द थर्ड राइख से उद्धृत। स्रोत: घ स्रोत: घ जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता था। उसके बाद स्कूली, हिटलर युद्ध और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। चित्र 27: मौत के कारखानों में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस में मार दिया जाएगा। चित्र 25: वंचित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। चित्र 26: कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपने मां के साथ। क्रियाकलाप: चित्र 23, 24 और 27 क्रिया देखिए। कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मन में रहने वाले यहूदी या पोलिश मूल के व्यक्ति हैं। आप सितंबर 1941 में जी रहे हैं और अभी अभी कानून बना गया है कि यहूदियों को डेविड के तमगा बनाकर रहना होगा। ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। नाजी युद्ध लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नाम दिया गया। 1933 आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन्हें पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व को नाजी सोच नाजी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार यही बताया जाता था कि औरतों बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकार और संघर्ष गलत है। यह समाज को नष्ट कर देगा। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और
पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चे को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व तो उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल का की ध्वजक वाहक वही थी। स्रोत न्यूरमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छी नहीं मानते कि औरतें मर्दों की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती हैं वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरतों द्वारा छोड़ा गया युद्ध। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखाने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए ऐसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था। इस तरह तमगे सिपाहियों को दिए जाने वाले चार बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का और 6 बच्चा पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 बच्चा या उससे ज़्यादा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिख पोत कर उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उन्हें गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्यों के बहुत सारे औरतों ने न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनमें तमाम नागरिक सम्मान और उनके प्रति वो परिवार भी छीन लिए गए। प्रचार की कला। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाजियों ने अपनी अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेजिया, विकलांगों के लिए चैन और संक्रमण मुक्त आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। एवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। स्रोत 6 न्यूरमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को भी वही जगह दी जो प्राकृतिक और नियति के अनुसार है। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाजी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टर में जर्मन के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था,
उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादी और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जीव, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। पारंपरिक यहूदियों को खास तौर में छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कप्तान चोंगा पहने दिखाया जाता था, और जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मन के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाली छछूंदर जीवों से की जाती थी। नाजीवाद के लोगों को दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया। इस अभियान से नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाजीयों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्या का सिर्फ नाजी ही हल कर सकते हैं। क्रियाकलाप, अगर आप यहूदी औरत या गैर यहूदी जर्मन औरत होती तो हिटलर के विचारों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती। ये चित्र 28 में यहूदियों पर हमला करता एक नाजी पोस्टर। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियां, जैसे पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसा का राजा न हो जाए। क्रियाकलाप, आपके विचार से इस पोस्टर में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? जर्मन किसान, सिर्फ तुम हिटलर के हो क्यों? अनाज, जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवादी का, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवादी का महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नाजी पर्चे। चित्र 29 में यह पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नाजी किस तरह आकर्षित करते थे। चित्र 30 में 20वीं सदी का एक नाजी पोस्टर, जिसमें हिटलर को अग्रणी मोर्चे पर युद्धगत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। ये डियर एबेरिटर डार डियर वाइल्ड डेन और इसे हिटलर के नाम से है। क्रियाकलाप 29-30 को देखें और निम्नलिखित चित्र 29-30 में उत्तर दें। इनमें नाजी प्रचार के बारे में हमें क्या पता चलता है? आबादी के विभिन्न हिस्सों को गोलबंद करने के लिए नाजी का क्या प्रयास रहे? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध, 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेके दिए, युद्ध समाप्त हुआ, 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, 1 सितंबर 1941 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व की शुरुआती, 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है, 23 जून 1941 यहूदियों का कत्ले आम शुरू, 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौज अवैश्विक को मुक्त कराती है, 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्र का विजय हुआ। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, नाजी पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाजी शब्द भंडार के और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया के नाजी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाजी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से
आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के यहूदियों के घरों से बाहर निशाना लगा दिया, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले कर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजीवाद पर जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटना का मूक दर्शन और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना बेहतर समझ मानते थे। पादरी नीमियोलर ने नाजियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाजी साम्राज्य में लोगों को जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी में आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मम ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्ट को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। बॉक्स एक, ये क्या यह नाजियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत का की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में चित्र द नाजीज द वर्निंग फॉर हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इस सिलसिले में उन्होंने एर्ना कांस से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी हैं। एर्ना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगार के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था। मुझे मुझे अच्छा लगता था क्रियाकलाप। एर्नास कार्च ने ये क्यों कहा? काम से कम मुझे तो यही लगता था। आप उनकी राय को किस तरह देखते हैं? नाजी जर्मन में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपने को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वाले को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। साल्टर ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में भी उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाजी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीर छपती थी, वे दिनों रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चेंबर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़े गए। महाध्वंसक होलोकास्ट के बारे में जानकारी। चित्र 31 में वर्षा घोटों के निवासियों के दस्तावेज इकट्ठा किए गए और उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया गया। जब यह तय दिखाने देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में 3 कनस्तरों को अपने काल कोठरी के तहखानों में दबा दिया। ये कन स्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे।
नाजी तौर तरीकों की जानकारी नाजी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाज तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी की हार के बाद ही लगा पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी जानते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्हें नाजी कत्लेआम में झेली थी। इन्हें कत्लेआम को महाध्वंसक होलोकास्ट भी कहा जाता है। इन दमन चक्र अपने शिकार पर भी इन्हीं दिनों यह यहूदी टोलों में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह इस दुनिया को यह बता कर जाना चाहता है कि नाजी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अहमद चाह घेटों और कैंपों में नागरिक जीवन भोगने वाले के बहुत सारे गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत ने डायरी लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाजियों की पराजय तय ही है, तो नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्राहकों में महाध्वंसक का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। चित्र 32 में डेनमार्क में अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक है। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का एक पत्र पर था। मध्य प्रांत भारत, 23 जुलाई 1939 को। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना दृढ़ता होगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील ही करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति पर बर्बर अवस्था में पहुंच सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिख कर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं हूं आपका सच्चा मित्र, मोह गांधी। संपूर्ण वार्ड में खंड 70, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। हिटलर को गांधी जी का पत्र। वर्धा 24 दिसंबर 1940 को। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णतः के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का अधिकार नहीं होता। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर
तरीका इजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितना ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोके गांधी। राहुल गांधी, वार्ड में खंड 73, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। क्रियाकलाप। एक पन्ने में जर्मनी का इतिहास लिखे। नाजी जर्मनी के स्कूली बच्चे की नज़र से यातना गृह से जिंदा बच निकलने एक यहूदी की नज़र, नाजी शासन के राजनीतिक विरोध की नज़र। कल्पना कीजिए कि आप हेलमुट हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप के पिता से क्या कहेंगे? एक इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए।